हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी इस समय सुबह के 10:20 हुए हैं और मैं मॉर्निंग वॉक करके सुबह 6 बजे जाके 8:30 बजे के करीब आया हूँ। मैं नहा धो करके एकदम तैयार बैठा हूँ। तो क्यों ऐसा सुबह मैं जल्दी तैयार हो गया हूँ ना, मैं कैफ़े वगैरह कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं आज इंडिया वापस जा रहा हूँ और यहाँ से मैं ये मेरा बैग पैक पड़ा हुआ है, देख रहे हो आप। ये बैग कहाँ गया, ये रहा। तो यही छोटा सा बैग है और ये मैं कोई कपड़े नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस आना है, तो कपड़े वगैरह मेरे सब यहीं रखे हैं। इस बैग में आधा बैग जो है खाने पीने के सामान से भरा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बच्चों को पसंद आती हैं 7-Eleven से। कुछ कुकीज़ हैं, कुछ 7-Eleven से खाने की आइटम है और तो और कुछ मैंने उनके लिए ख़रीदा था, तो वो सबसे भरा हुआ बैग है। मेरे कपड़े उसमें सिर्फ एक मेरा शॉर्ट है और एक टी शर्ट होगी शायद। तो आज मैं जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से अभी 10 बजे का टाइम था, शायद लेट हो गया। वो लड़का आएगा साफ़ करने रूम, तो मैं चाह रहा था कि रूम साफ़ हो जाए मेरे पीछे, मतलब मेरे सामने साफ़ हो जाए। तो वो रूम क्लीन करेगा, बेडशीट वगैरह चेंज करेगा, टॉवल चेंज करेगा और उसके बाद मैं आज कैफ़े नहीं जाऊँगा, जोम्फियन जाऊँगा। वहीं कैफ़े के पास में ही बस स्टेशन है, जोम्फियन बस स्टेशन। वहाँ से बस पकड़ूँगा और सीधा स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट की डायरेक्ट बस है, 2 सवा 2 घंटे लेती है। और स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। पहले मैं अक्सर दिल्ली जाया करता था और दिल्ली में जाता था क्योंकि मेरे 2 दोस्त थे, तो इसी बहाने उनसे मिलना हो जाता था। अब आजकल वो भी थोड़ा बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ। बिज़ी नहीं हूँ, माइंड सेट डिफरेंट में काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है। तो इसलिए मैं अब दिल्ली नहीं जाता। पहले मैं उनकी वजह से चले जाता था। अब ऐसा नहीं कि कोई कोई नाराज़गी है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं दिल्ली ये होके आऊँ, या आते टाइम या जाते टाइम कभी। पर फ़िलहाल मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी बैंकॉक से बेंगलुरु, बेंगलुरु से गोवा। गोवा में सुबह 8:30 बजे मेरे फैमिली मुझे आ जाएगी लेने। मैंने उनको मना भी किया है, करता हूँ, पर उनको एक शौक़ है, वही मुझे लेने आते हैं, वही मुझे ड्रॉप करने आते हैं। 1-2 बार ही ऐसा हुआ है कि मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी करके आया हूँ, वो भी डाबोली में एयरपोर्ट पे अगर फ़्लाइट आती है, क्योंकि डाबोली में एयरपोर्ट मेरे घर से 70 किलोमीटर है। और जो ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है मोपाई, ये मेरे घर से सिर्फ 22 से 25 किलोमीटर है। मतलब 25 से 30 मिनट के अंदर वो एयरपोर्ट आ जाते हैं। तो अगर फ़्लाइट मेरी डाबोली में एयरपोर्ट पर होती है तो फिर मैं उनको मना कर देता हूँ, टैक्सी करके मैं आ जाता हूँ। और हालांकि वो ज़िद करते हैं वहाँ भी आने की। और अगर यहाँ मेरी फ़्लाइट होती है मोपा में, तो फिर मैं वो आ जाते लेने, पास में ही है। और अब अगला वीडियो जो है मैं इंडिया में पहुँच के अपने घर में ही बनाऊँगा। एक टॉपिक याद दिला देना। एक टॉपिक मेरे दिमाग में है कई दिनों से उस पर बात करने के लिए, पर मेरे ध्यान से उतर जाता है हर बार। वो मुद्दा क्या है कि अगर आप पर कोई मरता नहीं है तो समझ लो कि आप मरे हुए हो। मतलब अगर आप मुझे याद दिला देना, इस पर कुछ अच्छी बातें हैं जिस पर आप सोच सकते हो और आपको शायद थोड़ा सा पंप कर दे। क्या है मुद्दा कि अगर आप पर कोई मरता नहीं है तो आप मरे हुए हो। ठीक है, इस पर कभी बात करेंगे अगर मुझे याद रहा तो डेफिनेटली। और अगला लाइव भी शायद मैं वहीं से आऊँगा या जो भी वीडियो बनेगा। और मुझे नहीं मालूम आप ये वीडियो कब देखोगे। जब ये वीडियो देखोगे उस समय मैं कहाँ हूँगा ये भी नहीं पता। तो इस वीडियो को देख करके मत आ जाना मुझसे मिलने, क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे आप तो इंडिया आ गए, चलो हम आ रहे हैं, या आ जाते हैं वो मिलने। अब मुझे नहीं मालूम कि वो गोवा आते हैं इसलिए मुझसे मिलते हैं, या मुझसे मिलने आते हैं इसलिए गोवा घूम लेते हैं, या मेरे बहाने वो गोवा घूम लेते हैं। और बहाना मतलब किसी और को नहीं, अपने आप को एक वजह देनी होती है ना कि नहीं। क्योंकि अगर हम कई बार क्या गए कि हम ये कहेंगे हम घूमने जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाता है, नहीं अभी पैसे कम हैं, बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, फैमिली क्या बोलेगी, ये वो, तो ऐसे करके वो, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें एक रीज़न चाहिए होता है कि नहीं हम किसी वैल्यूएबल काम के लिए जा रहे हैं। तो वैल्यूएबल काम क्या है
कि अरे हम ना वो आदमी से मिलने जा रहे हैं, उससे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हमारा क्या नाम है, लाइफ में कुछ मतलब नया सीख के आएंगे कुछ, तो उसको ये वजह दे करके वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। और यही वजह, ये जो तरीका है, यही तरीका आपको मरवा देता है। थाईलैंड के अंदर बहुत सारे लोग इंडियंस बिजनेस करते हैं और 100 में से 90 बिजनेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब वो लोग पहली दूसरी बार थाईलैंड आते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर उस समय उनकी यहाँ दोस्ती होती है या ग्रुप बना करके आते हैं, ग्रुप के दोस्तों के साथ आते हैं, उन्हें लगता है यार ये तो जन्नत है, तो चलो यहाँ पर कोई काम कर लेते हैं, ताकि एक रीज़न रहेगा अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बहाना रहेगा ये कहने का कि भाई हमारा तो थाईलैंड में बिज़नेस है, हम तो बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, और फिर मैं और वो 72 हूरे और वो सब चलेगा। तो वो ये सोच के बिज़नेस करते हैं कि अपने आप को रीज़न देने की, इसलिए वो बिज़नेस का कोई बेस तो होता नहीं है, कोई रिसर्च नहीं होती है, कुछ नहीं। तो एक ये कारण है बिज़नेस बंद होने का यहाँ पे, जो 100 में से 90 बिज़नेस बंद होते हैं। दूसरा कारण होता है कि यहाँ पर आकर के वो कोई ना कोई लड़की को के प्यार में पड़ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और लड़की को मालूम है कि ये टेम्परेरी है, ये सब टेम्परेरी है, थोड़े दिन के बाद में ये कहीं और भाग जाएगा, या वो लड़की ऑलरेडी उसको मालूम है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, तो वो कहती है कि शुरू में ही इनसे ले लो जो लेना है। तो लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हर बार पैसे मांगना, थोड़े थोड़े मांगना, तो वो मैसेज क्या जाएगा कि मैं मतलब लालची है औरत। तो वो क्या करती हैं, उनका ज़्यादातर कोशिश होती है कि चलो इससे कोई बिज़नेस शुरू करवा देते हैं, तो बिज़नेस शुरू हो जाएगा, हम साथ साथ हैं वाली कहानी होगी, थोड़े टाइम बाद ये अलग भी होगा, तो बिज़नेस में तो कहाँ भागेगा, छोड़ के तो यहीं जाएगा। और वैसे भी थाई लॉ है 51% थाई पार्टनर चाहिए होता है, ठीक है। मेरा केस एक्सेप्शन है, मैं अपने राज नहीं खोलूँगा कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मैंने अलग बंदोबस्त किया है। तो ये एक कारण है, ठीक है। दूसरा एक कारण है कि अपने देश में जेन्युइनली भी अपने देश में ये कहना या अपने आप को कि हम कामयाब हैं, तो चलो हम ये दिखाएं कि हमारा तो दूसरे देशों में बिजनेस है, हवाबाजी जिसको बोल लो, शो ऑफ, दिखावा के लिए भी लोग बिजनेस करते हैं। सेम रीज़न की वजह से इंडिया में के बहुत सारे लोग गोवा में बिजनेस करते हैं या गोवा में प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि हमारा तो गोवा में घर है, हमारा तो गोवा में बार है, कैफ़े है, ये सब शेक है। सेम रीज़न की वजह से बहुत सारे इंडियंस दुबई में भी ये काम करते हैं, क्योंकि दुबई एक बहुत हैवी नाम है दुबई, तो ये कहना कि भाई दुबई में हमारा बिजनेस है या दुबई में हमारा फ्लैट है, ये भी बहुत बड़ा कारण रहता है। जेन्युइनली जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं और जो सिर्फ बिजनेस इसलिए करते हैं कि भाई हमें पैसा कमाना है, बिजनेस करना है भाई, और वो जो अपॉर्चुनिटी देख पाते हैं, लूप होल का बेनिफिट उठाते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल 10% लोग भी अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा होगा। और ये सिर्फ मेरा आकलन नहीं है, मेरी राय नहीं है, ये मैंने गोवा में रहते हुए इतने साल ऑब्जर्व किया। वहाँ मेरे साथ में 2 वो खुले दिल्ली वालों के वो पार्किंग में, पूरी पार्किंग का नाश पिट गया, उनका खुद का लाखों करोड़ों रुपया लग गया उसमें, और बंद पड़े हैं 2 साल से, खुले ही नहीं कभी, थोड़े दिन कुछ दिन खुले, महीनों खुले, बंद हो गए। वो रीज़न ही यही है कि जब आप हवाबाजी में काम करते हो। दुबई के अंदर भी सेम यही सीन है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा खतरनाक सीन है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो और थोड़ा फ्री कंट्री है। जैसे दुबई में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्री कंट्री है, तो बस, तो ये बहुत सारा कारण है यहाँ पर। और बाकी ना एक चीज़ और बताऊँ इसमें, यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस, बाकी कंट्री का मैं बात नहीं करता, वो स्कैमर टाइप के तो इंडियंस भी हैं, रशियन भी हैं, और चाइनीज़ तो सबसे ज़्यादा है। क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सालों से काम कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा यार देखो ये थाईलैंड में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, बार चला रहे हैं, या कोई दुकान चला रहे हैं, देखो बढ़िया, या कोई होटल में नौकरी कर रहा है। यहाँ पर मिनिमम वेज 12,000 है, मतलब अगर आप यहाँ पर मिनिमम सैलरी 12,000 है, 12,000 भात पर मंथ, तो रहने का खर्चा वगैरह भी भात में ही होता है। तो ये बेकार की कहानी है कि वो आपको दिख रहा है कि ये तो इतने साल से थाईलैंड में नौकरी कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, वो साइड बाय साइड और उनके बथेरे जुगाड़ू बिज़नेस होते हैं। किसी को थाई भात चाहिए, उससे पैसे इंडिया में ले लिए, उसमें अपना कोई मार्जिन रख लिया, या कुछ दलालीगिरी कर ली, किसी को घर दिलवा दिया, किसी को कुछ, ये सब
भी उनके बहुत बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से जुगाड़बाजी करके। पर ऐसे जो लोग हैं ना, ये जो छोटे धंधे वाले लोग हैं, ये छोटी सोच, क्योंकि छोटा धंधा कौन करेगा, छोटा बिजनेस कौन करेगा, जिसकी सोच छोटी होगी, है ना। और सेम यही कहानी यहाँ पे लड़कियों की भी है। ये यहाँ पर जो ये लड़कियाँ हैं, ये मतलब ऐसा लगता है कि इतना लोगों से पैसा लेती हैं, लूट लेती हैं, इमोशनल करके कर लेती हैं, तो इनके पास तो बहुत पैसा होगा। 100 में 10 नहीं, 100 में 1, या वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, शायद 500 में 1 लड़की होगी जो उस पैसे को पचा पाई है। वरना इनके पास लाखों करोड़ों रुपए आता है फॉरेनर से इमोशनल करके, फिर भी ये गरीब की गरीबी रहती है, इनके बैंक अकाउंट खाली ही रहते हैं। ये आज में जीना अच्छी बात है, पर ये इतना ज़्यादा आज में जीती हैं कि इनके पास कल के ब्रेड बटर का भी इंतजाम नहीं होता है। मतलब ऐसे ऐसे किस्से मैंने सुने हैं। मेरे एक फ्रेंड है, उनका यहाँ पर क्लब है, इंडियन भारतीय मूल के हैं, रहते हुए नीदरलैंड में। तो वो बताते कहते यार मेरे क्लब में एक लड़की आती है, उसने किसी को फॉरेनर को इमोशनल किया, उससे उसने कुछ 16 मिलियन बात ले लिए साल 1.5 साल में। घर खरीद लिया, कुछ कैश ले लिया, कार ले ली, ये सब करके। माँ बीमार हो गई, भैंस बीमार हो गई, बाप का इलाज करवाना, इसके नाम पर पैसे ले लिए 16 मिलियन बात। कह रहे उसके बाद में उसके साथ उसका ख़त्म हो गया। 6 महीने बाद वो फिर मेरे क्लब में आ रही है और फिर वही सस्ती बियर पी रही है, फिर किसी नए शिकार को पैसे ख़त्म। 16 मिलियन बात 1-1.5 साल के अंदर ख़त्म, सब बराबर। तो ऐसे मेरे लॉयर ने मुझे बहुत सारे किस्से सुनाए। उनके पास आते हैं लोग रोते हुए, फॉरेनर, कि मेरा इतना, मतलब एक केस तो ऐसा था, बड़ा मज़ेदार है, आपको बताता हूँ। मेरे लॉयर ने बताया कि भी मेरे पास एक आया फलांग, या फलांग बोलते हैं, मतलब गोरों को, जो गोरों को फलांग बोलते हैं। कह रही एक फलांग आया, हमारा क्लाइंट था, उसने बोला कि यार एक लड़की है, ज़्यादातर ओल्ड एज होते हैं, शुगर डैडी समझ लो, क्योंकि ये लोग ना बूढ़े फॉरेनर्स को ज़्यादा फंसाती हैं, फलांग को स्पेशली। इंडियन तो बूढ़ा हो, इंडियन या जवान हो, कंगले ही होते हैं, पैसा हो भी तो भी फुकरे बनती रहती है। इंडियन तो यहाँ पर उनकी सबसे थर्ड चॉइस है, या उनमें भी जिनका स्टैंडर्ड गिरा हुआ है उनकी चॉइस इंडियन है। इंडियन का आप सोच लो क्या हाल है। तो कह रहे कि तो ये बूढ़े इसलिए फंसाती हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कमा करके पैसा खूब इकट्ठा कर लिया होता है। कुछ की बीवियाँ मर चुकी होती हैं, डिवोर्स हो चुके होते हैं, उन्हें प्यार की तलाश होती है बुढ़ापे में शुगर डैडी को। तो उन्हें फंसाने का फ़ायदा ये है कि एक तो वो जल्दी मर जाते हैं, मरने वाले होते हैं। तो क्या होता है कि अगर शादी वादी कर ली तो सारा पैसा उसको मिल जाएगा। दूसरा, बूढ़े हैं, पैसा बहुत बड़ा है, अब कोई जवाबदेही है नहीं, रिटायरमेंट है का वीज़ा पर आते हैं, तो इनका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बूढ़े गोरे। यही काम न्यूजीलैंड में भी होता है, इंडियंस भी करते हैं वहाँ पर ये काम, कि न्यूजीलैंड के बूढ़े लोकल्स को फंसाना। ये बहुत सारे आपको केस मिल जाएंगे, आप रिसर्च करोगे। तो मेरी लॉयर ने मुझे बताया एक बार, क्या ये मैंने कहा मुझे छोटे मोटे केस नहीं जानने हैं, मैंने बहुत सुने हुए, हाईएस्ट टॉप केस क्या आया है। तो मेरी लॉयर ने मुझे बताया, तो हम कहाँ बैठे थे, हाँ मैं उसके साथ कहीं बैठा था, मेरी लॉयर थी, लॉयर का एक असिस्टेंट है, मतलब उसका स्टाफ है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे, तो उसने कहा एक, शायद मेरी वाइफ भी थी मेरे साथ में, तो कह रही, वो आया, उसने आके बोला कि यार वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है, 60 मिलियन बात वो मुझसे ले चुकी है 4-5 साल में, और अब मैं कह रहा हूँ 50% ही वापस दे दे, मतलब आधे तो दे दे। तो उसने लॉयर को डाला बीच में। क्यों लॉयर को डाला? अच्छा एक बात आपको बता दूं, जो थाईलैंड आ भी रहे हैं और कभी ऐसे गलती कर भी दें, थाईलैंड के अंदर लॉ हमेशा फेवर करता है यहाँ की लड़की को। कैसे? मुझे मेरे लॉयर ने बताया कि अगर किसी लड़की ने किसी से पैसे ले लिए और वो पैसे उस आदमी ने अपनी मर्जी से दिए हैं, तो ये क्राइम नहीं है ना। ये तो चलो इंडिया में भी नहीं है, पर अगर बाद में वो मुकर गई, झगड़ा हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो पैसे तभी वापस करेगी, मतलब कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि ठीक है उसको पैसे वापस करो। पर अगर पैसे उसके पास हुए तो ही रिकवरी होगी। अगर उसने वो पैसे खर्च कर डाले तो ना तो उसको कोई सज़ा होगी, ना उसकी कोई रिकवरी होगी। तो आपको जल्दी से 2-3 किस्से सुना देता हूँ। तो ये 60, उसने बोला 60 मिलियन। तो लॉयर ने कहा ठीक है। लॉयर ने उसको कांटेक्ट किया, वो लेडी को, उसको मीटिंग के लिए बुलाया। तो बाहर कह रही हमारा कहीं किसी कैफ़े वगैरह में मीटिंग हुई।
भाई पहले होता है ना कि समझौते के आधार पे ही, तो उसको बोला गया कि भाई ठीक है तूने 60 मिलियन लिए, जो क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप फ्लैट लेते हो, कॉन्डो लेते हो, तो कॉन्डो तो आपको फॉरेन कोटा में 49% फॉरेन कोटा होता है, तो 49% कोटे में आप ले सकते हो 100% अपनी ऑनरशिप में। पर अगर नॉर्मल आप ज़मीन लेते हो या कोई घर लेते हो तो वो 51% थाई का होना चाहिए। तो जब ये इश्क मुश्क में होते हैं, प्यार मोहब्बत में होते हैं, तो लेडी पूरी कोशिश करती है कि मैं घर खरीदवाऊँ ना कि फ्लैट, क्योंकि कॉन्डो लेने जाएगा तो कॉन्डो तो वो फॉरेन कोटा में ले सकता है अपने नाम पे 100%, तो उसमें तो लेडी का कोई रोल नहीं होगा। तो वो जो समझदार हैं वो यही काम करते हैं। तो लेडी कहती है घर लेना चाहिए, घर की रीसेल वैल्यू बहुत है। उस समय प्यार में अंधे होते हैं, तो वो ये लोग घर खरीद लेते हैं। अब जब कल को ख़त्म होता है तो वो कहता है भाई ठीक है घर बेचो। अब घर बिकेगा तो तभी जब लेडी साइन करेगी, तो लेडी तो साइन नहीं कर रही। लेडी साइन करेगी, घर बिकेगा तभी तो वो अपना 49% हिस्सा लेगा। तो उसने लॉयर को बीच में डाला कि भाई कुछ प्रॉपर्टी वगैरह 50-50 कर लेते हैं। तो कह रही मीटिंग हुई, तो वो लेडी ने थोड़ी देर बात करने के बाद वो जो लेडी थी उसने बोला कि उसको फलांग को कि मुझे तेरे से ना अकेले में बात करनी है। तो फलांग ने उसको बोला अपने लॉयर को कि ठीक है हमें ना थोड़ी देर अकेले में बात करनी। तो कह रही मैं थोड़ा दूर जा कर के बैठ गई अपना कहीं बाहर की साइड में, बाहर चली गई मैं। तो कह रही 1 घंटे बाद, 1 घंटा उनकी मीटिंग चली, 1 घंटे बाद उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि अंदर आ जाओ। तो मैं आ गई अंदर। कह रहा नहीं हमारे बीच में समझौता हो गया है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हारे बीच में सब कुछ समझौता हो गया, लेन देन की डील हो गई तो ठीक है। लॉयर कहती 2 महीने बाद उसी आदमी वो आता है दोबारा, वो फलांग उसके ऑफिस में, और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। कहता मैं तो तुम्हारे पास आया था मुझे बचाने के लिए, मेरा तो और 60 मिलियन था, वो उसने मेरे से 5 मिलियन और ले लिए, अब मेरे 65 मिलियन बात हो गए हैं। मतलब उस औरत ने उसको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई उस 1 घंटे में। उसने कहा नहीं हमारा सब कुछ पैचअप हो गया। वही इमोशनल, क्योंकि इनको कमजोरियाँ मालूम पड़ जाती हैं, और 5 मिलियन और ले लिया उससे। तो एक केस अभी मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया, थाई है वो, उसने बताया कि एक आदमी आया, शायद फॉरेनर ही था, मतलब होगा किसी कंट्री का, यूरोपियन। तो उसको एक लड़की के साथ में इश्क हो गया, 3 महीने के अंदर इश्क मुश्क हो गया। उसने कहा कि अरे हम अब यहीं पर रहेंगे, मैं यहाँ पर घर खरीदता हूँ, हम घर खरीदेंगे और एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, बार वगैरह कुछ भी, और मतलब कोई भी बिज़नेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, और आराम से खुशी खुशी हम ज़िंदगी जिएंगे। लड़की ने कहा ठीक है। तो उसने कुछ 5 या 6 मिलियन उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए घर खरीदने के लिए। मतलब यहाँ पर 3-4 मिलियन में घर मिल जाता है आगे पीछे। तो उस कह रहा शायद 5 मिलियन उसने ट्रांसफ़र कर दिए, लड़की के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए 5 मिलियन की, हम घर खरीदेंगे। लड़की ने कहा ठीक है। अगले दिन वो लड़की कहीं गई, उसके बाद उसने उसको ब्लॉक कर दिया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो लड़की गायब। फिर वो लॉयर के पास आया, लॉयर ने पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि भी लड़की को ढूंढो और उससे रिकवरी करवा करके इसके पैसे वापस दिलवाओ। पर उस केस में क्लियर है कि अगर लड़की मिल भी गई और अगर उसने वो पैसे खर्च कर दिए तो लड़की को ना तो कोई सज़ा होगी और ना लड़की से कोई घर प्रॉपर्टी बेच करके रिकवरी की जाएगी। केवल अगर वो पैसा उसने बैंक में दिया और बैंक में पड़ा है तो ही वो रिकवरी होगी। तो ये लोग बहुत जल्दी वो पैसा जो है बैंक से हटा देती हैं, इधर उधर कर लेती हैं, जो जिनका काम ही यही है। तो ये बहुत ख़तरनाक जगह है। एक एक कदम आपको फूक के रखना है। और कोई कितना बड़ा मतलब जितना मर्जी बड़ा 30 मार्खा बनता हो, प्ले बॉय बनता हो, मैंने बड़े बड़े प्ले बॉय को यहाँ पर डगमगाते हुए देखा है। वो माने या ना माने वो अलग बात है। अभी तो एक इंडियन का किस्सा था, बहुत सारे किस्से हैं मेरे को सुनने को मिलते, बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ना यूपीएससी चल रहा है। जिसने थाईलैंड की ये सारी चीज़ें पार कर ली, फिर उसको दुनिया में कोई भी हनी ट्रैप में नहीं फंसा सकता। तो ये हनी ट्रैप का यूपीएससी है। तो आज मैं इंडिया जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, लगभग 2-2.5 महीने बाद जा रहा हूँ। मैं 2-2.5 महीने पहले आया था और इस बीच में 2 हफ्ते के लिए मेरी वाइफ भी आके गई हैं। और कुछ है नहीं, बड़ा अच्छा कि ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल खाली जा रहा हूँ। मतलब बैग में सिर्फ बच्चों का सामान है और खाने पीने का सामान है, और इसको मैं डाल दूँगा कैबिन में, चेक इन में डालूँगा, कैबिन में नहीं चेक इन में डालूँगा।
और आराम से मैं अपना वही छोटा सा जिम वाला जो बैग है वो मेरे लिए काफ़ी है। तो ये किस्से मैंने इसलिए बताया कि जो लोग आते हैं ना बड़ा, और ये तो अलग तरह के स्कैम है जो स्कैम दिखते नहीं है। बाकी कुछ डायरेक्ट स्कैम भी है, पर वो थोड़ी चीप हरकतों वाले हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता यहाँ पर आप लोगों के साथ। वो चीप हरकत वाले हैं, वो जो छिछोरे आते हैं ना, क्या बोलते हैं, अय्याशी कर रहे, उनके साथ अलग स्कैम होते हैं कि वो तो फिर आते ही रातें रंगीन करने, या फिर उनकी रातें रंगीन की जगह पर काली हो जाती हैं, तो वो अलग स्कैम है। क्लब में अलग स्कैम होता है, सड़क पर खड़ी हुई लड़की अलग स्कैम करती है, बार में मिलने वाली अलग स्कैम करती है। पर आपके साथ कोई भी चीटिंग, कोई भी धोखा कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होगा। अगर ज़बरदस्ती होगा वो क्राइम की श्रेणी में आता है। अगर आप अपने स्वार्थ में, अपने लालच में अंधे होकर के कोई फैसला ले रहे हो और फिर आप लुट रहे हो, पिट रहे हो, तो उसमें फिर कोई क्राइम, कोई किसी की गलती नहीं है। यही से सेम चीज़ गोवा में भी होती है। गोवा में भी अगर कोई लड़की वगैरह या ये रशियन के चक्कर में अंधा हो गया और खुद ही अब लुट गया, हाँ कोई अगर माथे पे बंदूक रख करके लूट रहा है, कोई चाकू दिखा के लूट रहा है, वो तो डायरेक्ट क्राइम है। अब आप खुद, वो लड़की को मालूम है कि अरे ये तो आए ही अय्याशी करने, उसने थोड़ा से लटके झटके दिखाए और बस फिर वो आदमी भाग गया, तो उसको आपको किस श्रेणी में डालोगे? वो तो आपने अपनी मर्जी से अपने आप को लुटवाया ना। तो वो स्कैम अलग तरह के हैं। तो भर भर के आते हैं यहाँ, भर भर के फ़्लाइटें भरी रहती हैं। मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे, जॉगिंग पे जाता हूँ 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे, 6 बजे। तो देखता हूँ कुछ इंडियंस उस समय जा रहे होते अपने घर को। मतलब सोचो, रात भर उन्होंने दारू पी है, याशी करी है, कौन कहाँ लुटा है, किसकी जेब कटी, किसकी चेन छिन गई, कोई चेन उतार के ले गई, या क्या हुआ, कितनों के साथ में हुआ। मतलब सुबह के टाइम आप आ रहे हो, आप सोचो आप क्या लाइफस्टाइल चुन रहे हो यार। ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि दुनिया की हॉट कंट्रियों में हॉट कंट्री मानी जाती है थाईलैंड। थाईलैंड के अंदर सबसे खतरनाक हॉट जगह है पटाया जिसको बोलते हैं। पत्या के अंदर मैं अल्कोहल को अवॉइड करता हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, जॉगिंग पे जाता हूँ, 2 घंटे जिम जाता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, अच्छा हेल्दी थाई फूड खाता हूँ। तो ये मेरे को और ज़्यादा, मतलब एक आप किसी अच्छी कंट्री में, मतलब किसी जो कहते हैं ना इनोसेंट टाइप की कंट्री के अंदर ये काम कर रहे हो जगह पर, तो समझ में आता है आप कर कहाँ रहे हो। जहाँ पर बड़े से बड़ा बहक जाता है या लोग आते ही बहकने हैं, वहाँ पर आप चल रहे हो। और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं कोई 30 मार्क हूँ, मैं अकेला कर रहा हूँ। अभी आज सुबह ही मैं वॉक कर रहा था, तो कर्नल साहब मिले मुझे, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मेरे कैफ़े में आके इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था। तो वो मैं सुबह देखा मैंने उनको, वो 6 बजे बीच पर बैठ करके, अकेले बीच पर बैठ कर, उनके पास एक, वो अपनी चेयर साथ लेके चलते हैं, पूरा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, बैटरी, स्पीकर, माइक, ये सब लेके चलते हैं कैरियो के, फ़ोन में वो अटैच करके, और वो बजा रहे हैं अकेले मज़े से बीच में बैठ के। सोचो कि उनके अंदर कितना जॉय होगा, कितना आनंद होगा कि एक व्यक्ति बीच पे अकेले, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, वो अपना आराम से अपने पुराने ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स बजा रहे हैं। तो मैं गया, उनसे मिला, 5 मिनट बात भी करी मैंने उनसे। तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, डिपेंड करता है। आप देखो, जिसने भटकना है वो कहीं भी भटक जाएगा, और भटकने के लिए तैयार बैठा कोई, तो कोई क्या करेगा। जैसे एक वाइट बोर्ड है और उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट है। अब किसी को वो वाइट बोर्ड दिख रहा है, उसको बताना पड़ रहा है, नहीं देख इसमें एक ब्लैक डॉट भी है, और किसी को उस वाइट बोर्ड में सिर्फ ब्लैक डॉट ही दिख रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाह रहे हो। चलो यार, वो आया नहीं यार, वो सफाई के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि आधा 1 घंटा तो वो लगाता है सफाई करने में। मैं अभी ये वीडियो बंद कर रहा हूँ और उसको मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।